गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके मात्रक, उसके विमेय सूत्र या उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों के बारे में हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में। और जैसे हम विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को पढ़ लेंगे, हम वहाँ से अब सीख सकते हैं आसानी से विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको ये जानकर खुशी होगी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह एग्जाम में लगभग कई बार पूछा गया है। आप देख भी सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो। और चूंकि इस लॉकडाउन में आप लोग भी बैठे होंगे तो अपने आस-पास पड़ोस से जहाँ कहीं से भी विद्या क्वेश्चन बैंक अगर मिल जाए तो उसका प्रयोग ज़रूर करिए, उससे अपने मित्रों से ले लीजिए और थोड़ा सा तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं रहेगा जब आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए शुरू होंगे। आपकी पढ़ाई लगभग सरकार के अनुसार तो 1 अगस्त से शुरू होने वाली है, लेकिन इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोरोना अभी उस स्थिति में नहीं है कि आपका 1 अगस्त से कॉलेजेस खुल जाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम सीखते हैं आज अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, अक्षीय स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अक्षीय स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति, और निरक्षीय स्थिति को हम कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो रहा है, आजकल आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जो बुक आई है सरकारी वाली, उसमें आप देखिएगा लैंग्वेज का बहुत अधिक हम लोग को थोड़ा सा वो करना पड़ रहा है, क्योंकि वह किताब अनुवाद की गई है और उसके अनुवाद में कई चीज़ें ऐसी आएंगी जो हिंदी शब्द आप कभी सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। जैसे अक्षीय स्थिति न दे करके इसका स्थान पे आपका कह सकता है कि अनुदैर्घ्य स्थिति, ठीक ना, और निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में आज हम सीखेंगे। तो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति होती किसमें, विद्युत द्विध्रुव में। किसमें होती है भाई, विद्युत द्विध्रुव में। और विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और पहले हमने आपको सिखा दिया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछ देता है कभी कभी, तो वह होता है क्या, कूलम इंटू मीटर। और उसका विमेय सूत्र हमने आपको बताया था LTA या ETL या LAT, कुछ भी कह लीजिए आप, जैसा आपको रुचिकर लगे। आप लता कहिए, लात कहिए, अटल कहिए, जो भी कहेंगे वह सूटेबल होगा। ठीक है, आपको कैसे उसे तैयार रखना है। तो चलिए देखते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। हम सबसे पहले देखिए, आपको हमने सिखाया था कि दो परिमाण में समान, दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत। प्रकृति मतलब नेचर इसका, एक अगर पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। तो दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बना विद्युत निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और विद्युत द्विध्रुव में आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। उसकी लंबाई कितनी मानी जाती है, 2L मानी जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इससे संबंधित टॉपिक को हम सीख लें थोड़ा सा। देखिए, अगर विद्युत द्विध्रुव, ये देखिए ध्यान से, अगर इस विद्युत द्विध्रुव के मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष, इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, तो इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर इस पर लिए गए बिंदु को, चाहे आप इधर ले लो या आप इधर भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो अनुदिश अगर किसी पॉइंट पे आप कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसे हम कहेंगे अक्षीय स्थिति। क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति, जिसे आप अपनी भाषा में अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, जबकि अगर इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु पर कोई पॉइंट लिया जाए ऐसे, तो यहाँ पे स्थित बिंदु को हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं इसको, हम इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम देख लें, पहला टॉपिक हमारा बनता है अक्षीय स्थिति। कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर जी आप इसको नोट नहीं कराए, तो देख लीजिए हम करा दे रहे हैं। अक्षीय स्थिति, तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति आप लोग हेडिंग दीजिएगा, ये नहीं कि अक्षीय स्थिति हेडिंग दे दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव
के अक्ष के अनुदिश, के अक्ष के अनुदिश खींची गई रेखा पर ली गई बिंदु अक्षीय स्थिति में होती है, अक्षीय स्थिति में होती है। अब देखिए, अब आता है आपका कौन सा, निरक्षीय स्थिति। क्या आएगा, निरक्षीय स्थिति, ठीक ना। तो निरक्षीय स्थिति हमने किसको बताया, हमने कहा कि अगर इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु पर कोई पॉइंट लिया जाए, यानी इसके ऊपर या नीचे किसी भी स्थान पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वह किस में होगी, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबार्धक पर ली गई बिंदु निरक्षीय स्थिति में होती है, निरक्षीय स्थिति में होती है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे अभी हमने आपको सिखा दिया, अगर ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका हो गया प्लस क्यू, ठीक ना। तो इसको ये मिलाने वाली रेखा है, यानी इसका अक्ष है। अगर इसके अनुदिश आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यहाँ पर ली गई या यहाँ पर ली गई जो बिंदु होगी वह क्या कहलाएगी, आप लोग कापी में ऐसा कर भी बना लीजिएगा, अक्षीय स्थिति, जिसे हम अनुदैर्घ्य स्थिति कहते हैं। अगर एक आपका ये आपका माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, इसके बीच की दूरी हम कितना मान लेते हैं, 12। लंबार्थक माने बीचों बीच, अगर ये बिंदु बीच का है तो बीच के पॉइंट को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। ये संपूर्ण दूरी 12 है। अगर जी इसका मध्य बिंदु है तो आप समझ गए होंगे ये दूरी L होगी, और ये भी दूरी कितनी होगी, L। अगर इसके लंबार्धक पर यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु लिया जाए तो वह होगा निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में होगा भाई, निरक्षीय स्थिति में, ठीक ना। और ये बिंदु P मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये आ गया निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वीडियो को बनाना पड़ता है, फिर एडिट करते हैं, उसके बाद से ही अपलोड हो पाती है। तो देर से वीडियो पहुंचेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सिलेबस को आप तेज़ी से पढ़ाऊँ। इस बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम में था तो वीडियो आपको तुरंत नहीं मिल पा रहे थे।